नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मास्क विद्यापीठ के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है जो इस यूट्यूब चैनल पे आपको रेलवे का तैयारी कराया जा रहा है, जिसमें मैं आप लोगों को साइंस का पोर्शन अभी कवर करा रहा हूँ। इसमें अगर बात किया जाए तो अभी तक मैंने कितना चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, तो इसमें मैंने अब तक 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, जिसमें था मात्रक एवं विमा, गति एवं वेग एवं न्यूटन के गति के नियम। इन तीनों चैप्टर को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर बात किया जाए जो कितना का मैंने एमसीक्यू करा दिया है, तो पहले चैप्टर जो कि था मात्रक एवं विमा, उसका मैंने एमसीक्यू भी करा दिया है। और आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। अगर बात किया जाए जो इस चैप्टर से एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हालिया में जो एग्जाम हुआ है जो कि था एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ये सब एग्जाम में जो है इस चैप्टर से जो है काफी मात्रा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर में कैसे एवं किस प्रकार करेंगे। तो अगर बात किया जाए जो मात्रक एवं विमा की, तो इसमें मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा जो कार्य क्या है। सॉरी, मैंने मात्रक एवं विमा बोल दिया, तो होगा कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इसमें मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा जो कार्य क्या है, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा जो कार्य के प्रकार कितने होते हैं। दूसरे में क्या पढ़ेंगे, कार्य के प्रकार। और इसके बाद में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि पिछले पिछले एग्जाम में जो पूछा गया है उसी पे आधारित होगा। उसके बाद में आप लोगों को ऊर्जा पढ़ाऊंगा, ऊर्जा क्या होता है। उसके बाद में आप लोगों को ऊर्जा का प्रकार, ऊर्जा के प्रकार, मैं इसको कवर कराऊंगा। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है जो हम इसी में कवर कर लेंगे, जो कि होता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। और इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है जो कि है हमारे यंत्र के बारे में, यानी कि मशीन, जो कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण करते हैं। तो यंत्र के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा। उसके बाद हम इसमें लास्ट टॉपिक जो है, उसके बाद हम ऊर्जा का जो है क्वेश्चन होगा, ऊर्जा से रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा उसके मैं करा दूंगा। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो होगा इसमें, सॉरी लास्ट टॉपिक नहीं, लास्ट एक पहले जो होगा वो होगा शक्ति। उसके बाद में आपको शक्ति से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो भी करा दूंगा। उसके बाद हम इसमें लास्ट जो होगा वो पढ़ेंगे, सॉरी जो पढ़ेंगे वो होगा गतिज ऊर्जा एवं संवेग के बीच संबंध, संवेग संबंध। तो मैं इस ऑर्डर में आपको इस लेक्चर में जो है क्लास आगे की ओर पढ़ाऊंगा। अगर बात किया जाए जो अगर बात किया जाए जो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम कार्य पढ़ लेंगे। उसके बाद कार्य के प्रकार पढ़ लेंगे, ऊर्जा, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, यंत्र, शक्ति और गति, ऊर्जा एवं संवेग के बीच संबंध। इतना पढ़ने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसके अलावा आपको इसके अलावा आप इसके बाहर कहीं से नहीं आएगा। तो आप लोग जो है एग्जाम में इसमें 90 to 95% क्वेश्चन बनाने में सक्षम होते हैं। अगर बात किया जाए तो 100% हम क्यों नहीं बना सकते, तो परीक्षा ही है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आ ही सकता है। मैं इसको भी मान के चलता हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ जो पूरा क्वेश्चन इसी से आएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर आएगा जिस तरह से आपका मेरिट बन सकता है। तो चलिए आगे हम कार्य को पढ़ना शुरू करते हैं। कार्य तो चलिए, अगर बात किया जाए जो पहले कार्य होता क्या है, तो कार्य होता है अगर हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है एवं उसका विस्थापन हो जाता है, उसका विस्थापन हो जाता है, तो माना जाता है जो कार्य हुआ है, तो माना जाता है कि कार्य
हुआ है। तो चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं जो कार्य होता है क्या है। तो कार्य होता है अगर हम किसी वस्तु पे क्या लगाते हैं, बल, और अगर उसका क्या होता है, विस्थापन, तो क्या माना जाता है, जो कार्य हो जाएगा। मानिए हम इस पे लगातार जो है अभी बल लगा रहे हैं, परंतु ये अपनी स्थिति पे बना हुआ है। ये अगर विस्थापित हो जाता है तो ये माना जाता है जो कार्य हुआ। ये अपनी स्थिति में बना हुआ है, इस कारण से ये यहाँ पे कहा जाएगा जो मैंने कोई काम नहीं किया। मान लीजिए जो आप कोई ब्लॉक है अर्थात कोई ईंट है, उसको आप यहाँ से बल लगा रहे हैं, ये विस्थापित होकर यहाँ पे आ जाए, ये ब्लॉक विस्थापित होकर यहाँ पे आ जाए, तो आप यहाँ पे कहेंगे जो कार्य किया गया है। अगर आप इस पे निरंतर बल लगा रहे हैं परंतु ये यहीं पे यथा स्थिति में बना हुआ है, तो यहाँ पे कहा जाएगा जो कार्य नहीं हुआ है। आप कार्य कर रहे हैं परंतु भौतिकीय अवस्था में यानी कि फिजिक्स में कहा जाएगा जो आपने कार्य नहीं किया है। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन नहीं हुआ है। तो चलिए अब देख लेते हैं जो अगर एग्जाम में पूछा जाता है जो कार्य कैसे निकालते हैं, अगर कोई भी मान दिया हुआ है तो कार्य का फॉर्मूला। तो कार्य का फॉर्मूला जो होता है अर्थात कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। यानी कि बल की बात किया जाए तो बल क्या होता है, फोर्स, और विस्थापन क्या होता है, एस। डिनोट करते हैं एस से, जो भी है ये विस्थापन को ही एस से डिनोट किया जाता है, अर्थात वर्क बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस। ये तो हो गया सिंपल। यानी कि ये कब होगा, जब आप कार्य इसी दिशा में करते हैं और आप अर्थात सॉरी आप बल भी इसी दिशा में लगा रहे हैं और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। आप अगर बल इधर लगा रहे हैं परंतु वस्तु का विस्थापन अगर इधर हो जाए, तब इस स्थिति में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है, यहाँ पे कोई कोण नहीं बन रहा था अर्थात 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है। तब उस स्थिति में आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वो एक होता है वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। थीटा का मान जो यहाँ पे होगा 30 हो, 45 हो, 60 हो, वो आप यहाँ पे पुट कीजिएगा। अगर यहाँ पे देखिए ये जो हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है, तो जीरो कॉस जीरो का मान क्या होता है, कॉस जीरो का मान 1, अर्थात 1 से किसी में गुना कीजिए एफ एस रहेगा, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। यानी कि आपका 90% क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे सॉल्व हो जाएगा, परंतु 1-2% के लिए आपको इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ सकता है। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस सॉरी वर्क बराबर एफ एस या एफ एस कॉस थीटा। अगर बात किया जाए जो वर्क सॉरी कार्य एक कैसी राशि है, तो कार्य जो है एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होता है, वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं, परिमाण हो परंतु दिशा नहीं। मान लीजिए जो आपने कोई कार्य किया एवं आपसे पूछा गया जो आपने कितना कार्य किया, तो आप बताइएगा जो मैंने 5 जूल कार्य किया, 6 जूल कार्य किया, लेकिन ये नहीं बताएगा जो मैंने 5 जूल कार्य किया परंतु पश्चिम दिशा में किया, अर्थात इसमें दिशा का कोई मतलब ही नहीं रहता। इस कारण से इसमें केवल परिमाण बताया जाता है, जो मैंने 10 जूल कार्य किया है, 12 जूल कार्य किया है, इसी कारण से यह एक अदिश राशि है। अगर बात किया जाए जो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग अपना नोट डाउन कर रहे होंगे, इसको नोट करते रहिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं जो बताने वाला किधर है। मात्र अगर बात किया जाए जो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का जो है एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। जूल होता है या होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों होता है, क्योंकि वर्ग बराबर होता है एफ एस। यहाँ फोर्स है, फोर्स का मात्रा क्या होता है न्यूटन, यहाँ पे विस्थापन है, विस्थापन का मात्रा क्या होता है मीटर, इस कारण से या तो इसको जूल या न्यूटन मीटर कहते हैं। न्यूटन मीटर हो जाएगा इसका मात्रक, और न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं। और अगर बात किया जाए इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, इसका सीजीएस मात्रक, तो इसका सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है आर, और इसका बीमा क्या हो जाएगा, कार्य का बीमा, तो कार्य का बीमा जो हो जाएगा
वो हो जाएगा कार्य का बीमा जो हो जाएगा, सॉरी, कार्य का बीमा जो होगा वो होगा ml² टी से पावर -2। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में जो है बीमा निकालना सिखा दिया है, तो आप पहला लेक्चर से जाके, अगर आपको ये समझ नहीं आए तो पहला लेक्चर जाके आप देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होंगे, तो चलिए हम आगे बताते हैं। तो आप लोग अगर PYQ देखते होंगे तो आपको एक बार जरूर देखा नजर आया होगा, जो जूल और इसके बीच क्या संबंध होता है। तो एक जूल में जो होता है वो 10 के पावर 7 अर्घ होता है। एक जूल में तो 10 के पावर 7 अर्घ होता है, परंतु कभी कभी ये उल्टा भी पूछ लिया जाता है, जो एक अर्घ में कितना जूल होगा। तो एक अर्घ में जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 के पावर -7 जूल, क्योंकि यहाँ 7 जो देखिए ये पॉजिटिव है। अगर इधर लाइएगा तो ये 10 के पावर 10/7 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए, जो अगर कोई भी मान जो है नीचे से ऊपर जाता है तो उस पर माइनस लग जाता है, अर्थात ये अगर पावर प्लस में है नीचे तो ऊपर जाते ही इस पे क्या हो जाएगा 10 के पावर -7। इसलिए एक अर्घ जो होता है 10 के पावर -7 जूल के बराबर होता है। आप अगर कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा तो ये दोनों आपको जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। तो आप लोग इन दोनों को जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो कार्य कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से कार्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें है धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य, अर्थात कोई काम नहीं किया गया। तो कार्य कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार हो जाएगा कार्य का। पहला हो जाएगा धनात्मक, दूसरा हो जाएगा ऋणात्मक और तीसरा हो जाएगा शून्य। तो अगर बात किया जाए जो कार्य धनात्मक कब होगा, तो मान लीजिए आप किसी भी वस्तु पे इधर बल लगा रहे हैं और विस्थापन भी आपका इधर ही हो रहा है, अर्थात जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं उधर ही विस्थापन हो रहा है। जैसे देखिए ये वस्तु है, मैंने इस पे बल जो है इधर लगाया और विस्थापन भी इधर ही हुआ, तो इसके बीच कैसा कोण बना 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री बन रहा है तो ऐसे कब हो जाएगा, जब 0 डिग्री का मान अगर सॉरी थीटा का मान जब 0 हो जाएगा तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, अर्थात वर्क बराबर Fs cos थीटा। यहाँ पे थीटा का मान 0, थीटा 0 और cos 0 का मान क्या होगा 1। cos 0 का मान 1 होगा तो ये क्या होगा, ये क्या हो गया Fs। तो Fs जो आ जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बात किया जाए जो ऋणात्मक कब होगा, तो आप तो बल इधर लगा रहे हैं लेकिन वस्तु का विस्थापन जो हो रहा है वो इधर हो रहा है। तो क्या अब बल किधर लगा रहे हैं इधर, परंतु विस्थापन किधर हो रहा है इधर। इनके बीच कैसा कोण बन रहा है आपको पता है, जो सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो फिर से आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएं, वर्क बराबर Fs cos थीटा। थीटा है की जगह पे आप यहाँ 180 पुट कीजिए, तो cos 180 का मान आपको पता होना चाहिए, तो cos 180 का मान माइनस होता है। तो cos 180 का मान क्या होता है -1। तो यहाँ पे वर्क बराबर क्या हो जाएगा -Fs। क्या हो गया, यहाँ ऋणात्मक हो गया, जब 0 डिग्री हो जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, और जब 180 डिग्री हो जाएगा तो कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि कार्य शून्य कब होगा, तो कार्य शून्य उस स्थिति में होगा जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, अर्थात वर्क बराबर Fs cos थीटा। थीटा 90 हो जाएगा तो cos 90 का मान 0। अगर एक 0 यहाँ हो गया तो इस पूरे के मान को 0 कर देगा, जिस कारण से वर्क 0 हो जाएगा। अगर s का मान 0 हो जाए, अर्थात अब बल लगा रहे हैं परंतु वस्तु विस्थापित ही नहीं हो रहा है, जिस कारण से s का मान 0 हो जाएगा। s का मान 0 होने से ये पूरे मान को 0 कर देगा, जिस कारण से वर्क का मान भी क्या हो जाएगा 0। परंतु अगर आप किसी पे बल ही नहीं लगाए, तो अगर आप बल ही नहीं लगाते हैं तो स्वाभाविक है जो विस्थापन होगा ही नहीं। तो जब F का मान 0 हो जाए, F 0 अगर हो गया तो भी ये 0 होने के कारण ये पूरा पोर्शन का जो मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, जिस कारण से वर्क भी हो जाएगा 0। तो कार्य जो है शून्य की कितनी स्थिति में होता है, शून्य मुख्यतः 3 स्थिति में होता है। जब थीटा का मान 90 डिग्री दिया, S का मान 0 डिग्री 0 हो जाए और F का मान 0 हो जाए। तो
हमने कार्य भी पढ़ लिए, कार्य के प्रकार भी पढ़ लिए। इसके बाद हम चलिए कार्य से रिलेटेड हम थोड़ा एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है जो कोई व्यक्ति 50 न्यूटन का बल लगाकर 50 न्यूटन का बल लगाकर एक वस्तु को 1000 मीटर तक विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो इसको चलिए देखते हैं, बना के देखते हैं। हम तो इसको बना ही देंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जो आप पहले यहाँ पे वीडियो पॉज करें एवं इसको बना के देखें जो आपसे बन रहा है या नहीं। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप सोल्यूशन देखें, अगर आपसे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपने पिछले जो कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। कोई भी न्यूमेरिकल को बनाने में सबसे अच्छा मेथड क्या होता है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो पहले आप लिख लीजिए। तो क्या यहाँ दिया हुआ है, कोई व्यक्ति कितना का बल लगा, 50 न्यूटन का। तो फोर्स यहाँ पे कितना है, 50 न्यूटन। और कितना विस्थापन हो रहा है, यहाँ पे विस्थापन हो रहा है आपका 1000 मीटर तक। तो एस का मान क्या है दिया हुआ है यहाँ, 1000 मीटर। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कार्य कितना होगा, तो हमसे वर्क पूछ रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो वर्क निकालने का फॉर्मूला आप क्या हो जाएगा, वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस। तो एफ का मान यहाँ क्या दिया हुआ है, 50, और एस का मान कितना है, 1000। तो 50 और एस का मान हो जाएगा 1000। अगर बात किया जाए जो कितना जूल हो जाएगा, तो 50,000 क्या हो जाएगा यहाँ, जूल। जूल क्यों होगा, क्योंकि हमें वर्क पूछ रहा है, और वर्क का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 50,000 जूल। तो मैंने आपको कार्य से जितना रिलेटेड था कॉन्सेप्ट वो सब करा दिया, एवं इस पे क्वेश्चन भी करा दिया मैंने। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो कार्य से जो क्वेश्चन बनेगा इतना से बन जाना चाहिए। तो इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वह है ऊर्जा, अर्थात हम पढ़ेंगे उसमें ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के कितने प्रकार है, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक एसआई मात्रक कितना होता है, ये सब हम उसमें पढ़ेंगे। तो चलिए हम ऊर्जा के पोर्शन को शुरू करते हैं। क्या है ऊर्जा, ऊर्जा यानी कि एनर्जी। तो ऊर्जा क्या है, कार्य करने की दर, कार्य करने की शक्ति को हम ऊर्जा कहते हैं। सॉरी, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और चलिए देखते हैं जो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक वही होगा जो कार्य का होगा, क्योंकि कार्य और ऊर्जा दोनों ही बराबर होते हैं। तो मैंने आपको कार्य का एसआई मात्रक क्या बताया, जूल। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। और मैंने कार्य का सीजीएस मात्रक क्या बताया, मैंने आपको कार्य का सीजीएस मात्रक क्या बताया था, याद कीजिए। मैंने आपको कार्य का सीजीएस मात्रक जो बताया है वो है आर। अगर बात किया जाए जो ऊर्जा कैसी राशि है, तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। और उसके बारे में बात किया जाए जो ऊर्जा का एक होता है व्यावसायिक मात्रक। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलो वाट आवर, यानी कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलो वाट आवर।
तो 1 किलो वाट आवर में कितना जूल हो जाए? तो 1 किलो वाट आवर में जो होता है 3.6 गुनी 10 के पावर 6 जूल, इतना होता है। तो ये जो होता है आपकी रेलवे के एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, जो 1 किलो वाट आवर में कितना जूल होता है, तो 3.6 गुनी 10 के पावर 6 जूल। तो आप यहाँ तक, अच्छा अब पहले आप यहाँ तक नोट करिए, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, गला सूख गया है मेरा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं जो ऊर्जा का बीमा क्या होता है। ऊर्जा का बीमा, तो मैंने आपको कार्य का बीमा क्या बताया है, वही हो जाएगा ऊर्जा का बीमा। तो ऊर्जा का बीमा क्या होगा, ml² टी की पावर -2। तो ऊर्जा से जितना रिलेटेड था वो इतना हो जाएगा, ऊर्जा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट इतना ही। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा का प्रकार, यानी कि ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं। तो ऊर्जा के जो है वैसे तो कितने बहुत सारे प्रकार होते हैं, परंतु रेलवे एग्जाम में जो पूछा जाता है वो मुख्यतः दो ही होता है, जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो हम अभी आपको वही दो पढ़ाएंगे, यानी कि गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा के कितने प्रकार हो जाएंगे, ऊर्जा के दो प्रकार, एक हो जाएगा गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। अगर बात किया जाए जो काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी वैसा ऊर्जा होता है जो किसी गति के कारण उत्पन्न होता है। तो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा जो हो जाएगा वह हो जाएगा गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। अगर आपसे पूछ ले जो गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करता है, गतिज ऊर्जा निर्भर किस पे करता है, तो गतिज ऊर्जा मुख्यतः दो बातों पे निर्भर करता है। वो बात करता है जो उसमें मास क्या है, यानी कि द्रव्यमान पे निर्भर करता है, और एक वेग यानी कि वेलोसिटी पे निर्भर करता है, दो बातों पे निर्भर करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। अगर हम मास को बढ़ाते हैं तब भी काइनेटिक एनर्जी हमारा बढ़ेगा, अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाते हैं तब भी हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। लेकिन रेलवे एग्जाम में ऐसा एक बार पूछा गया था, जो अगर हम वेग को दोगुना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो हम उसको भी यहीं पे समेट लेते हैं, यानी कि देख लेते हैं जो कैसे हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। यहाँ पे सब चीज स्थिर है, परंतु वेग कितना हो जाएगा, वेग दुगुना हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 m, v की जगह पे क्या हो जाएगा 2v²। तो 1/2 m वैसे ही रहेगा, परंतु 2v का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर और v का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, और v का स्क्वायर तो v ही रहेगा। अब 4 को आप इधर ले आइए, तो 4 1/2 mv²। ये देखिए, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो था वो हो गया, और ये 4 हो गया। अर्थात अगर हम वेग को 2 गुना करेंगे तो उसका स्क्वायर गुना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अगर हम वेग को 3 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इसका स्क्वायर गुना, यानी कि ये 9 गुना हो जाएगा। इसको वेग को हम 4 गुना करेंगे तो इसका स्क्वायर गुना, यानी कि 16 गुना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो वेग को 2 गुना किया तो कार्य कितना, गतिज ऊर्जा कितना हो गया 4 1/2 mv², यानी कि गतिज ऊर्जा का 4 गुना हो गया। तो आशा करते हैं कि ये थोड़ा हैवी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है, भी नहीं है थोड़ा
लॉजिकल है जो आपको समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ तक बना लेते हैं, समझ गए हैं, तो आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो चलिए हम इसका थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या होगा, गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल हो जाएगा जो दौड़ता हुआ कोई लड़का, दौड़ता हुआ लड़का या रनवे पे चलता हुआ प्लेन, रनवे पर चलता प्लेन, एक दोनों किसका एग्जाम्पल हो गया, यह हो गया आपका स्थिति ऊर्जा। तो आशा करते हैं कि आपको स्थिति ऊर्जा समझ में आया हो। स्थिति ऊर्जा मैंने आपको पूरा बता दिया। अब इसके आगे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको स्थिति ऊर्जा के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। स्थिति ऊर्जा क्या होती है? अगर स्थिति ऊर्जा वैसी ऊर्जा ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु की स्थिति या ऊंचाई के कारण उत्पन्न होती है। अगर कोई व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात तीर धनुष है, अगर धनुष को आप खींच रहे हैं तो उसका स्थिति क्या हो गया, आकार जो हो गया उसका बदल गया, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, उसमें हो जाएगा आपका स्थिति ऊर्जा। अगर किसी व्यक्ति को आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसमें कौन सा ऊर्जा हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा। अब बोलिएगा सर गति है, परंतु यह उसमें हो जाएगा स्थिति ऊर्जा, क्योंकि उसमें हाइट के कारण जो उत्पन्न हो रहा है उसमें है स्थिति ऊर्जा। अगर कोई आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो इसमें ऊपर जाते समय तो स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, परंतु गति ऊर्जा बढ़ेगी। परंतु ऊपर जाते समय समय जो ये बीच में हो जो होगा, यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी और बराबर काइनेटिक एनर्जी, दोनों आपको यहाँ पे बराबर हो जाएगा ऊपर फेंकते समय। यानी कि पाथ के एकदम बीचों बीच जो होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिति ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, दोनों जो होगा वो बराबर होगा। तो चलिए स्थिति ऊर्जा के बारे में जानते हैं। स्थिति ऊर्जा क्या, मैंने आपको बताया जो स्थिति या आकार या विन्यास भी आप इसको कह सकते हैं, आकार या विन्यास के कारण उत्पन्न ऊर्जा, ये हो जाएगा स्थिति ऊर्जा। अगर इसकी फॉर्मूला के बारे में बात किया जाए, जो स्थिति ऊर्जा हम निकालेंगे कैसे अगर एग्जाम में आए, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हो जाएगा एम जी और एच। यहाँ पे एम जो होगा वो हो जाएगा मास यानी कि द्रव्यमान, और एच जो हो जाएगा वो होगा हाइट यानी कि ऊंचाई, और ये जो जी हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8। अगर जब तक आप लोगों को नहीं बोला जाए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 लिया जाए, तब तक आप गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं अपने मन से गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 ले लेते हैं, जिस कारण से एग्जाम में उनका क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। तो आपको जब तक ना बोला जाएगा उसका मान 10 लेना है, तब तक आप गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 ही लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है जी का मान 10 लेना है, तभी आप 10 लीजिएगा, नहीं तो 9.8 लीजिएगा। तो चलिए अब इसका भी थोड़ा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्थिति ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो बांध एक जो है पानी रखा हुआ है, वो हो जाएगा आपका स्थिति ऊर्जा। बांध में रखा पानी, और धनुष में जो ऊर्जा होती है, धनुष में स्थिति स्थित ऊर्जा, धनुष में स्थिति ऊर्जा जो होती है वह भी होता है आपका स्थिति ऊर्जा। तो मैंने आप लोगों को ऊर्जा भी पढ़ा दिया और ऊर्जा के साथ यानी ऊर्जा के प्रकार भी पढ़ा दिए। अगर आप बात किया जाए जो अभी एग्जाम में पूछ लेता कभी कभी जो यांत्रिक ऊर्जा क्या है, तो यह हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये दोनों का जो होता है सम होता है। यानी कि जब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमको जो क्या प्राप्त होगा, वो हमको यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होगा। तो अभी तो आपको ये पूछ रहा है, परंतु आपको अभी कभी आगे एग्जाम में ये इतना दे सकता है, 1/2 mv² प्लस mgh, यह क्या है,
तो आपको उसमें ऑप्शन दे सकता है जो यांत्रिक ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो यहाँ पे जो है गतिज ऊर्जा भी है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा भी है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। तो आपको अगर ये फॉर्मूला भी दिया रहे सन के रूप में, तो आपको उस समय भी यांत्रिक ऊर्जा ही टिक करना है, अर्थात 1/2 mv² और mg ये दोनों का सम भी दिया रहे तब आपको यांत्रिक ऊर्जा के बारे में बता रहा है। तो चलिए हम इससे आगे ऊर्जा से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं। इस ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन करने के बाद हमारा ये टॉपिक जो होगा वो लगभग खत्म ही होने वाला होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को खत्म होने से पहले ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा दूंगा, एवं उसके बाद कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, वो भी मैं आपको इसी में कवर करा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है जो एक व्यक्ति एक वस्तु को 2.5 मीटर तक उठाता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 2.5 मीटर तक उठाता है जिसका द्रव्यमान 1 kg है। कितना है? 1 kg है। तो g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हुए व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। यहाँ पे आप फिर से अपने वीडियो को पॉज कीजिए एवं इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आपसे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बन रहा है तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, तो सबसे पहले वो लिख लीजिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया हुआ है, वस्तु को कितना मीटर तक उठाता है? 2.5 मीटर तक, यानी कि हाइट दिया हुआ है। हम यहाँ से लेके यहाँ तक उठा रहे हैं 2.5 मीटर, ये क्या हो गया आपका हाइट। तो यहाँ पे h का मान क्या दिया हुआ है? 2.5 मीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ? द्रव्यमान, अर्थात हम जो इसको उठा रहे हैं उसका भार कितना है, द्रव्यमान कितना है, वो हो जाएगा 1 kg। तो यहाँ पे मास जो है वो कितना है? 1 kg। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। तो जी यहाँ पे हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। अगर नहीं बोला जाता तो कितना लेते हैं हम? 9.8। तो चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन। तो हमसे क्या पूछ रहा है? कार्य। तो कार्य निकालने के लिए हम जो है फॉर्मूला लगाएंगे mgh, क्योंकि यहाँ पे हमारे को दिया क्या गया है? mgh। अब बोलिएगा सर यहाँ कार्य पूछ रहा है, आप जो है ऊर्जा का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है जो कार्य एवं ऊर्जा दोनों ही बराबर होते हैं, अर्थात जो आप कार्य करते हैं वही आपका ऊर्जा है। तो आप यहाँ पे कार्य निकालने के लिए आप आराम से ऊर्जा का फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसको बनाएंगे कैसे। यहाँ पे देखिए मास कितना दिया है? 1। मास का मान कितना है? 1। गुरुत्व त्वरण क्या है? 10। गुरुत्व त्वरण 10। और हाइट कितना है? कितना मीटर उठा रहे हैं? 2.5 मीटर। तो ये हो जाएगा 2.5। तो टोटल कितना हो गया हमारा? अगर 2.5 को 10 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 25, क्योंकि ये 10 के कारण ये पॉइंट हट जाएगा। तो और 25 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 25। और 25 हम यहाँ पे मात्रक क्या लगाए? और तो अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? कार्य। तो कार्य का क्या मात्रक क्या होता है? जूल। तो ये हो जाएगा आपका 25 जूल आपका आंसर। तो चलिए हम इससे आगे जो है अपना टॉपिक जो जैसे हम अपने ऑर्डर में लिखे थे ऊर्जा के प्रकार के बाद कौन सा टॉपिक लिखे थे? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। तो हम आपको ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के बारे में बताते हैं। अगर बात किया जाए जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या है, तो आप लोग अगर 12th में जो है साइंस स्ट्रीम से पढ़े होंगे तो उसमें जरूर पढ़े होंगे
ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत बहुत ही बेसिक है। उसमें सिर्फ ये बोला जाता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नाश किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो क्या होता है, ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। बस इतना ही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। जो है, ऊर्जा को न तो हम कहीं से आप ऊर्जा बना ही नहीं सकते, एवं ऊर्जा जो उत्पन्न हो चुका है उसको आप नष्ट नहीं कर सकते। उसे केवल या तो आप एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि स्थानांतरित कर सकते हैं। तो हम अब कुछ यंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि इसी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित करते हैं। उसमें सबसे पहला हमारे घर में जो यूज होता है वो होता है विद्युत मोटर एवं डायनेमो या जनयंत्र जो कहते हैं। तो विद्युत मोटर, विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में। और जनित्र या डायनेमो की बात किया जाए, जनित्र या डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कौन बदल देता है, जनित्र या डायनेमो। तो अब आगे है विद्युत घंटी। विद्युत घंटी जो होती है वो जो है विद्युत ऊर्जा को जो है वो ध्वनि ऊर्जा में बदल देती है, जिस कारण से आपको सुनाई देता है। तो इसको विद्युत ऊर्जा को जो है वो ध्वनि ऊर्जा में बदल देती है। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा बैटरी, जो कि आप सभी लोग यूज करते होंगे। बैटरी जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और हमारा लास्ट जो हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा सोलर सेल, जो कि अभी बहुत ही प्रचलित है, जो कि होना भी चाहिए। हमारे एनर्जी का एक अल्टरनेट सोर्स है। तो सोलर सेल ये जो है हमारे प्रकाश को जो है, प्रकाशीय ऊर्जा को जो है हम विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जिससे हम इसका उपयोग करते हैं। हम विद्युत उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सोलर सेल का। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हो गया, यंत्र के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, और ऊर्जा से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसको मैं मैंने पढ़ा दिया। तो आशा करते हैं कि आपका ऊर्जा का जो पोर्शन होगा वो भी आपका क्लियर हो गया होगा, और आप जो है इसे पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनाने में सक्षम होंगे। तो आज का हमारा जो हो जाएगा लास्ट टॉपिक, वो हो जाएगा शक्ति। शक्ति क्या है, तो लास्ट टॉपिक में, लास्ट से पहले हम उसके बाद भी एक टॉपिक पढ़ेंगे शक्ति के बाद भी। तो चलिए हम देखते हैं कि शक्ति क्या होता है। क्या है शक्ति, यानी कि पावर। शक्ति यानी कि पावर। पावर ये है, कौन सा पावर है, शक्ति वाला, ना कि पावर स्टार वाला पावर। आप पवन सिंह मत सोचिएगा, यहाँ पे है शक्ति।
अभी बिहार के जो बच्चे होंगे यहाँ पे, उनको पवन सिंह याद आ रहे होंगे, पावर स्टार। बाबू यहीं से पावर शुरू, यहीं से खत्म, वो वाला पावर नहीं है, ये पावर है फिजिक्स वाला पावर। तो चुपचाप आप यहाँ ध्यान लगाइए क्या है। तो शक्ति का क्या मतलब, शक्ति क्या होगा, शक्ति जो है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, आपको आपके पिताजी ने जो 10 काम दिए करने के लिए, जो आपको ये 2 घंटा में करना है, तो आपके पिताजी ने कितना काम दिया आपको, आपको 10 काम दिया, और कितना देर में बोले करने के लिए, 2 घंटा में। तो आपको कितना शक्ति लगाना होगा कार्य में, जो आप 2 घंटा में कर लीजिएगा। तो इसको काट दिए, 2 पंचे 10, यानी कि 5 काम प्रति घंटा आपको करना पड़ेगा, आपको 10 काम 2 घंटे में पूरा करने के लिए। यही हो जाता है शक्ति, जो आप कितनी तेजी से कितना कार्य कर पा रहे हैं, यही हो जाता है आपका शक्ति, अर्थात कार्य करने की दर को जो है वह शक्ति कहते हैं। तो शक्ति का फॉर्मूला की बात किया जाए, जो शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा में समय, यानी कि P बराबर W/T। और यहाँ से आप एक नया फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वर्क। वर्क का नया आपका फॉर्मूला, वर्क का क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है F/S/T। और इसे एक नया फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको मैंने पहले लेक्चर में ही बताया, जो वेग का क्या होता है फॉर्मूला, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन और बट्टा में समय, यानी कि विस्थापन S और बट्टा में T। अब गौर से देखिए, यहाँ पे आपको S/T दिखाई दे रहा होगा, ये S/T। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, F/V, यानी कि बल गुना वेग, वो भी आप क्या हो जाएगा आपका शक्ति। यानी कि शक्ति का कितना फॉर्मूला हो गया आपका, शक्ति का 3 फॉर्मूला हो गया। P बराबर क्या होगा, W/T, और उसके बाद फिर से क्या हो गया, F/S/T, और उसके बाद अब अगर S एवं T को ले लेते तो वो क्या हो जाएगा आपका वेग। तो उससे क्या नया फॉर्मूला निकल गया, F/V, यानी कि बल और गुना वेग। तो अगर बात किया जाए जो शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का जो मात्रक हो जाएगा, शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। और शक्ति का एक व्यावसायिक मात्रक भी होता है, सॉरी, शक्ति का मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाट। अगर अगर आप कोई मोटर लेते हैं तो उस पर क्या लिखा रहता है, इतना हॉर्स पावर का है, इतना हॉर्स पावर का है, यानी कि 5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर, इतना लिखा हुआ। तो एक अश्व शक्ति कितना वाट के बराबर होता है, एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर, यानी कि HP कितना का होता है, 446 वाट। एक हॉर्स पावर कितना वाट के बराबर होता है, 446 वाट के बराबर होता है। तो शक्ति का बात किया जाए, शक्ति का बीमा क्या होता है, तो इतना तो आप बीमा याद नहीं रख सकते। तो चलिए हम यहाँ से निकालते हैं, जो बीमा निकालेंगे कैसे। मैंने आपको अभी क्या बताया है, तो वर्क का बीमा मैंने आपको पीछे ही मैंने बता दिया, जो वर्क का बीमा होता है ml² T⁻⁻²। और समय का बीमा, T का बीमा क्या होता है, T, समय का बीमा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा T। अगर ये देखिए यहाँ पे 1 है, तो प्लस में 1 है, अगर ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, यानी कि ml² T⁻⁻² इंटू T⁻⁻1। क्योंकि अगर कोई भी मान जो है, अगर पावर नीचे से ऊपर जाता है तो उससे माइनस लग जाता है। माइनस लग जाने के कारण आपको घातांकी जो संजीव सर आपको आगे पढ़ाएंगे ही, तो वो हो जाएगा ml²। अगर दोनों का बेस बराबर है तो दोनों का पावर जुड़ जाता है, तो अगर बेस बराबर है तो दोनों का पावर घट जाता है, जुड़ जाता है दोनों का पावर जुड़ जाएगा, यानी कि -2 प्लस -1। चलिए पहले ब्रैकेट यहाँ पे खोलिएगा, -2 प्लस
माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 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 माइनस, और माइनस माइनस जो हो जाएगा प्लस, जो हो जाएगा टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी के पावर माइनस 3। तो बीमा क्या हो जाएगा आपका शक्ति का एम, एल के पावर -2 और टी के पावर -3। तो अगर चलिए शक्ति भी हो गया हमारा, मैंने आपको कार्य भी बता दिया एवं उसके प्रकार क्या होंगे वो भी बता दिया, ऊर्जा भी बता दिया एवं ऊर्जा के प्रकार एवं उसके क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत एवं कुछ यंत्र के भी बारे में बता दिया जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित करते हैं। मैंने आपको शक्ति के बारे में भी बता दिया, और इस चैप्टर में एक और टॉपिक जो है वो बच गया है जो मैंने आपको बताया था। उसमें है आपका गतिज ऊर्जा एवं संवेग के बीच संबंध। क्या है, गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध। अगर बात किया जाए जो सर आप संवेग के बारे में तो बता ही नहीं, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ संवेग क्या है। तो चलिए देखते हैं गतिज ऊर्जा एवं संवेग संबंध। गतिज ऊर्जा एवं संवेग संबंध। गतिज ऊर्जा तो मैंने आपको बताया है, जो गतिज ऊर्जा क्या होता है, अर्थात काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 mv²। ये तो हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। और संवेग के बारे में बात किया जाए तो संवेग क्या है, यानी कि संवेग जिसको हम p से डिनोट करते हैं, p बराबर होता है m इंटू v, यानी कि गति की मात्रा, यानी कि संवेग जो है हमारे गति की मात्रा को बताता है, जो कितनी मात्रा में कितनी गति है। अर्थात p का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी, संवेग बराबर क्या हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं संवेग। और संवेग हमें बताता क्या है, गति की मात्रा, गति कितनी है। तो देखिए यहाँ पे भी m है और देखिए यहाँ पे भी m है। अगर हमको इसको एवं इसके बीच जो संबंध है उसको अगर लाना है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं v, तो अगर यहाँ पे भी v² कर दिया जाए तो भी हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे हम जो है m से गुना कर दें तो भी हमारा इससे संबंध निकल सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 1/2 m और v², mv²। तो देखिए अगर हम ऊपर एवं नीचे दोनों जो है m से गुना करते हैं, तो अर्थात 1/2 को आप इधर ही रहने दीजिए, एवं देखिए mv² गुना m और बट्टा में m, यानी कि पूरा बट्टा ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा m² और फिर हो जाएगा v²। बट्टा में क्या हो जाएगा 2 और m, यानी कि बट्टा में हो जाएगा 2 एवं m। m² v² है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mv के पावर में स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2m। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो काइनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ क्या हो गया m और v के पावर में स्क्वायर, यानी बट्टा में 2m। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो mv, जो आपको क्या दिख रहा होगा संवेग का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप mv की जगह पे p पुट कीजिए, तो आप क्या हो जाएगा p² बट्टा में 2m। तो हमें गतिज ऊर्जा एवं संवेग के बीच संबंध क्या पता चल गया, जो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p² बट्टा में 2m। ये हो गया आपके, सॉरी, ये हो गया आपका गतिज ऊर्जा एवं संवेग के बीच संबंध। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जो अगर हम संवेग को दुगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो संवेग को हम चलिए हम आपको यहाँ पे भी बता ही देते हैं, जो संवेग को अगर दोगुना किया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है, यहाँ ये p है, अगर इसको 2 किया जाए तो 2p का स्क्वायर, इसको मैंने p को 2p कर दिया, यानी कि 2 गुना कर दिया। 2 आपका 2m कांस्टेंट है, यानी कि ये पूरा चीज जो है ये पूरा कांस्टेंट है, केवल मैंने आपको क्या बताया p का मान 2 गुना किया है। तो फिर से यहाँ क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी,
2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर p स्क्वायर बटा में 2 m। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर है 4 को बाहर कीजिए गुना p स्क्वायर बटा में 2 m। ये फिर से आपका क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। क्या ये क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हम वेग को दुगुना करेंगे तो उसका स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अगर वेग को हम 4 गुना करेंगे तो उसका स्क्वायर गुना यानी कि 16 गुना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। हम वेग को 3 गुना करेंगे तो उसका 9 गुना क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो हमने आज कार्य ऊर्जा एवं शक्ति से जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा दिया। अगर बात किया जाए जो सर आपने इसको एक ही लेक्चर में क्यों कंप्लीट किया, तो अभी जैसा कि देख रहे होंगे जो आप एएलपी का भी एग्जाम होने वाला है, टेक्नीशियन का भी एग्जाम होने वाला है, इस कारण से मैं आपको वन शॉट में ही सारा लेक्चर खत्म करा रहा हूँ। अगर बात किया जाए जो क्या सर इससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, तो जी जरूर आपका जो जितना 90 से 90% जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ से बन जाएगा। अगर 10% की बात किया जाए जो तो अलग से भी आ सकता है, क्योंकि ये एग्जाम है तो मैं आपको कंफर्म 100% की गारंटी कभी भी मैं नहीं देता, तो मेरे क्लास से 100% ही आएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, एवं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके कमेंट में बता दिए हम जो हमें क्या कमी है, हम आपको किस प्रकार से, अगर आप हमको बताते हैं जो मेरे में क्या कमी है तो उस कमी को मैं देखते हुए अपने में कमी को सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं आपसे हम अगले क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर बात किया जाए जो सर नोट्स कैसे मिलेगा, तो नोट्स जो होगा हमारे मास विद्यापीठ मास विद्यापीठ करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको इसका हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा। लेकिन हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने नोट्स खुद बनाए होंगे। अगर खुद बनाते हैं नोट्स तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।